आज हम लेते हैं 12वीं भौतिकी का अध्याय 2, जिसका शीर्षक है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, और इसके बहुत सारे भाग बनेंगे। तो ये इस अध्याय का भाग 1 है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता भाग 1। आगे लेते हैं इसमें। तो पहला पॉइंट आता है हमारा स्थिर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। इसको हम सिंपल सी परिभाषा में समझते हैं। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। ये कथन क्या कह रहा है, इसको इस डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और इसके इस बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं, एकांक धन आवेश को अनंत से ला रहे हैं। तब लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और जितना कार्य करना पड़ेगा वही इस बिंदु पर विभव कहलाएगी। ये इसकी परिभाषा हो गई। आगे सूत्र के लिए आगे बढ़ते हैं। माना आवेश Q0, जिसको परीक्षण आवेश कहा जाता है, Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, तब उस बिंदु का विभव, अब हम दूसरे रूप में लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी विद्युत क्षेत्र में इसी बिंदु P पर हम किसको लाते हैं, परीक्षण आवेश Q0 को। और Q0 को जब लाते हैं इस तरह से कहाँ तक, बिंदु P तक, तब कितना कार्य करना पड़ता है, W कार्य करना पड़ता है। तब इस बिंदु पर जो विभव होगा V बराबर W/Q0 इस सूत्र से दिया जाएगा, क्योंकि एकांक आवेश के लिए विभव परिभाषित है। तो इस तरह से V मिल जाता है W/Q0। अब आगे लेते हैं। यहाँ पर इसका जो मात्रक होता है वोल्ट होता है एसआई पद्धति में, और इस जो वोल्ट है इसकी परिभाषा यहाँ पर देंगे। तब सूत्र होता है V W/Q से लेंगे। तो अगर W 1 जूल ले, Q0 बराबर 1 कूलाम ले, तब निश्चित और निश्चित रूप से V 1/1 अर्थात 1 वोल्ट प्राप्त होगा। अर्थात V क्या मिल गया, 1 वोल्ट। तब इसके आधार पर हम जो 1 वोल्ट है इसकी परिभाषा देंगे। तो इसके अनुसार इसकी परिभाषा क्या होती है, यदि 1 कूलाम धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है। ये वोल्ट की परिभाषा है, इसको और रिपीट कर लेंगे। अब आगे लेते हैं इसका उइमी सूत्र। तो उइमी सूत्र के लिए हमें जो मूल सूत्र यहाँ पर जो है उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। अर्थात विभव का सूत्र होता है V W/Q0, और इस सूत्र से लेते हैं। तब V का उइमी सूत्र बराबर हो जाएगा W का उइमी सूत्र बटे Q0 का उइमी सूत्र। देखते हैं W क्या है, कार्य है, और कार्य का उइमी सूत्र क्या होता है, mL² T⁻⁻²। और ये Q0 है, आवेश है, और आवेश का जो उइमी सूत्र होता है इसके लिए थोड़ा सा हम धारा की कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। धारा का कॉन्सेप्ट क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात I बराबर Q/T आता है। तब इससे Q बराबर लेंगे तब क्या होगा, I/T आएगा, और I/T आ गया। इसीलिए जो Q होता है, आवेश होता है, उसका मूल मात्रक, धारा का मूल मात्रक और समय का मूल मात्रक अर्थात I और T के रूप में लिखे, तब धारा के लिए A हो जाएगा उइमी सूत्र में, और टाइम T के लिए कैपिटल T लेते हैं। तो इस तरह से Q का जो उइमी सूत्र होता है सीधे सीधे याद रखना है A/T। इसीलिए यहाँ पर हम Q0 आवेश है, और इसका उइमी सूत्र क्या रख दिया है, AT। इसको हल करेंगे तब मिल जाएगा mL² T⁻3 और A⁻1, और ये बन गया आपका वोल्ट का उइमी सूत्र। अब इसकी प्रकृति पर चलते हैं हम, किसका, विभव का। तो विभव क्या है, अदिश राशि है, किंतु यह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। अब कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, इसके लिए हम आगे चर्चा करते हैं। तब धनात्मक विभव की बात करेंगे तब यदि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, अर्थात हमें कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु का विभव धनात्मक होगा। तो ये उसकी परिभाषा हो गई।
अब आगे इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमें कार्य कब करना पड़ेगा? यदि जो विद्युत क्षेत्र रहेगा यह प्लस क्यू आवेश के कारण रहेगी, तब यहाँ पर एकांक धन आवेश को लाएंगे, तब प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि धन आवेश के कारण विद्युत विभव धनात्मक होगा। इसी तरह से ऋणात्मक विभव की परिभाषा दें, तब इस परिभाषा को आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए आप बदलकर इसको बना सकते हैं। आगे दूसरा पॉइंट पर आ जाते हैं हम, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, विभव का अंतर। एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो ये विभवांतर के लिए इसको इमेजिंग कैसे करेंगे? तो ये हम डायग्राम में कल्पना करते हैं, ये विद्युत क्षेत्र है ना, और यहाँ पर एक बिंदु ए है और ये दूसरा बिंदु बी है। अब एकांक धन आवेश को यहाँ से क्या करेंगे, लाएंगे कहाँ तक? बी तक। तो जो कार्य करना पड़ेगा उसको हम क्या कहते हैं? ए और बी के बीच का विभवांतर। ये विभव का अंतर हो गया। अब लेकिन सूत्र लिखने के लिए यहाँ पर आगे लेते हैं, यदि परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में W कार्य करना पड़ता है, तब जो विभवांतर होगा V इजकल टू वी बी माइनस वी ए। इसको याद रखना, फर्स्ट पॉइंट हमारा ए था, ए से बी तक गए, इसीलिए क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, विभवांतर निकलेगी, बराबर क्या हो जाएगा, W बटे Q0। तो ये सूत्र मिल जाता है किसका? विभवांतर का। और ये चूंकि विभवांतर कार्य बटे क्या आया, आवेश, तो इसका मात्रक और उर्मी सूत्र क्या होगा, विभव के मात्रक और उर्मी सूत्र के जैसे ही रहेगा, तब इसको अलग से नहीं ले रहे हैं। आगे अब चर्चा करते हैं हम यहाँ पर। तीसरा जो पॉइंट बनता है, स्थिर विद्युत बल क्या है, एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल किसको कहते हैं? ऐसा बल जिसके विरुद्ध एक चक्र में कार्य करने पर शून्य प्राप्त होता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर तो कार्य करना पड़ता है, लेकिन फिर से पहले स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे और दूसरे से पहले पर आएंगे, तब नेट कार्य क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तब ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं, संरक्षी बल। तब हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे कि स्थिर विद्युत बल क्या है, संरक्षी बल है। तो संरक्षी बल सिद्ध करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक विद्युत क्षेत्र लेते हैं, इस तरह का इमेजिंग कीजिए आप, इस तरह का पूरा क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर इसमें दो बिंदु लेते हैं, बिंदु ए और एक बिंदु बी। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 को ए से फर्स्ट मार्ग क्रमांक पहला से होते हुए कहाँ तक लाते हैं, बी तक। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य यदि क्या है, WAB, क्या नाम दे दिए इसको, WAB। तो इसी को क्या लिखते हैं हम, विद्युत क्षेत्र में ए और बी दो बिंदु है, तब आवेश Q0 को पथ प्रथम के अनुदिश ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य WAB हो, तो विभवांतर की परिभाषा से WAB बटा Q0 बराबर VB माइनस VA, पहला बन गया। अब इसी तरह से आगे हम लेते हैं परीक्षण आवेश को जो बी तक लाए हैं Q0 को, तो अब इसमें दूसरा मार्ग जो है इस तरह का सेकेंड मार्ग से होते हुए ए तक ले जाते हैं। तो इस बार क्या होगा, मार्ग को बदल दिए और आवेश Q0 को बी से ए तक ले जा रहे हैं। तब इस स्थिति में किया गया जो कार्य होगा उसको हम क्या कहेंगे, WBA कहेंगे, बी से ए तक ले जा रहे हैं। तब देखते हैं Q0 को पथ सेकेंड के अनुदिश बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य WBA हो, तो विभवांतर की परिभाषा से WBA बटे Q0 बराबर VA माइनस VB। इस बार VA माइनस VB मिला, ये मिल गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जो समीकरण हमें मिला था पहला और दूसरा, उसको जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, WAB अपान Q0 प्लस WBA अपान Q0 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका जो मान निकाले थे VB माइनस VA प्लस इसका जो मान निकाले हैं VA माइनस VB।
अब इसको हम हल करेंगे तब क्या हो जाएगा, 0 आएगा। सिंपली दे सकते हो, इससे कट जाएगी, इससे कट जाएगा। तो इस तरह से हमें फाइनली क्या मिला, WAB बटे Q0 प्लस WBA बटे Q0 बराबर 0 मिल गया। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तब हमें मिलेगा WAB प्लस WBA इजिकल टू 0, अर्थात इस तरह से नेट कार्य क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसको कथन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, एकांक धन आवेश को स्थिर विद्युत क्षेत्र में किसी बंद परिपथ में चलाने पर किया गया कुल कार्य शून्य होता है। अब जैसे हमने पहले बतलाया था, अगर किया गया कार्य शून्य होगा तब उस बल को हम क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। अतः स्थिर विद्युत बल की प्रकृति क्या है, संरक्षी होती है, अर्थात स्थिर विद्युत बल एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल है तब इसको हम गणितीय भाषा में क्या लिखेंगे, तब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, तब ये एकांक आवेश पर लगने वाला बल होता है। इसीलिए जो रेखीय समाकलन होता है, अर्थात पथ के अनुदिश समाकलन करेंगे, तब एक बंद समाकलन लेते हैं। किसके अनुदिश, रास्ता या जो लूप है उसके अनुदिश किसका समाकलन करते हैं, ई का। तब इसका जो समाकलन आएगा वह 0 आएगा। तब इस तरह से गणितीय रूप को इस तरह से हम लिख सकते हैं। कहेंगे क्या इसको, तो विद्युत क्षेत्र में बंद लूप पथ में विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन सदैव शून्य होता है। तो इस तरह से हमें एक निष्कर्ष मिल जाता है कि विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन सदैव शून्य होता है। आगे अब लेते हैं, चौथा पॉइंट आ जाता है वैद्युत विभव का भौतिक अर्थ। भौतिक अर्थ का क्या है कि उसकी क्या मीनिंग है, फिजिक्स में उसका क्या हम बोधात्मक रूप से समझ सकते हैं। तब सामान्य रूप से आप लोग जानते हो, अगर किसी बर्तन में हम पानी डालते हैं तब क्या होती है, तल ऊपर उठता है। इसी तरह से हम एक तालाब की परिकल्पना करते हैं, तालाब में जैसे जैसे हम पानी डालते जाते हैं तब तालाब का जो जल स्तर है वो ऊपर उठते जाता है। ठीक इसी तरह से किसी चालक को हम आवेश देंगे, धन आवेश, तब उसका विभव क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगता है। इसके विपरीत क्या है, अगर हम किसी तालाब से पानी को निकालेंगे तब उसका तल नीचे होते जाता है, अर्थात किसी वस्तु से जो आवेशित वस्तु है उससे आवेश लेने पर उसका विभव कम होते जाएगा। तब इस तरह से हम जो विभव शब्द लेते हैं, एक भौतिक शब्द है ये विभव, या भौतिक राशि है विभव, तब उसके लिए हम बोधात्मक रूप से क्या समझेंगे कि किसी चालक का विभव उसकी एक विद्युतीय अवस्था है जिस पर आवेश प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। अर्थात विभव के आधार पर ही हम ये जान सकते हैं कि आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगी, और विद्युत आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। तो इस बात को याद रखोगे, जो आवेश का जो प्रवाह होता है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। यहाँ पर समझने वाला पॉइंट है कि अगर दो आवेशित वस्तु है और उसको किसी चालक से जोड़ेंगे तब जो आवेश की मात्रा है वह आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित नहीं करेगी, बल्कि कौन निर्धारित करेगा, विभव। अर्थात आवेश की मात्रा आवेश की प्रवाह को दिशा निर्धारित नहीं करती, बल्कि कौन निर्धारित करता है, विभव। अब आगे हम यहां पर लेते हैं पृथ्वी का विभव। पृथ्वी का विभव को समझने के लिए हम जो वाटर लेवल होता है, पानी का तल होता है, उससे संबंधित कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे आप लोग जानते हो कि समुद्र का तल अपरिवर्तित होता है। अपरिवर्तित कैसे होता है, जैसे हमने अभी उदाहरण बतलाए हैं कि अगर कोई एक तालाब है उसमें हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, तालाब में जो जल स्तर है वो ऊपर उठता है। लेकिन महासागर में आप कहीं जाकर देखोगे, इतने सारे नदियां जाकर वहां पर पानी डालते रहती है, फिर भी कभी तल ऊपर नहीं उठता। इसको आप लोग अनुभव करोगे, यदि कहीं घूमने जाओगे समुद्र के किनारे, तब देखना
ज्वार भाटा के कारण ऊपर उठता है वो अलग कारण है, लेकिन समुद्र का जो तल है वो हमेशा उतना का उतना रहता है। इसी को कहा गया है समुद्र का तल हमेशा क्या होती है, अपरिवर्तित होता है। ठीक इसी प्रकार हमारा जो पृथ्वी का विभव है वो भी क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगी। और शब्द को देखो थोड़ा सा, अपरिवर्तित रहेगी, अर्थात पृथ्वी से हम बहुत सारा आवेश ले लेंगे या पृथ्वी को बहुत सारा आवेश दे दें तो पर भी उसका विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता, निश्चित रहती है। तब यहाँ पर पृथ्वी के मानक विभव, तो जो निश्चित विभव रहता है उसको मानक मान लिया गया, पृथ्वी के विभव को मानकीकृत किया गया, तो पृथ्वी के मानक विभव को शून्य माना गया है। क्या मान लिया, उसको शून्य मान लिया गया है। इस तरह से पृथ्वी का जो विभव होता है वह शून्य होता है। इसका हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तब वहां पर कहीं न कहीं ये लिखा मिलता है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतना मीटर है, अर्थात आधार किसको माना गया है, समुद्र के तल को। ठीक उसी तरह से कोई भी आवेशित वस्तु है उसका जो विभव कितना है इसके लिए आधार किसको लिया गया है, पृथ्वी के विभव को। तो पृथ्वी के विभव को कितना मानकर लिया गया है, शून्य मानकर। तो इससे यही स्पष्ट है अगर कोई वस्तु धनात्मक आवेश है, धनावेश, तब क्या होगा, इसका जो विभव होगा वह पृथ्वी के विभव से ज्यादा होगी। अगर कोई वस्तु ऋणावेश है तब उसका विभव क्या होगा, पृथ्वी के विभव से कम होगा। तो इस तरह से हम पृथ्वी के जो विभव है उसको शून्य मानकर अन्य वस्तु के विभव का निर्धारण करते हैं। तब ये तो विभव से संबंधित सामान्य जानकारी थी। आगे अब लेते हैं हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तब बिंदु आवेश क्या है, पहले भी कई बार इस शब्दावली का उपयोग कर चुके हैं और पिछले चैप्टर में हमने जो पढ़े थे कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे विभव के बारे में। तब लेते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तब इसके लिए हम परिकल्पना करते हैं, माना हमारे पास एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा गया है और इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब ज्ञात करने के लिए तो विभव ज्ञात कैसे करेंगे, विभव की परिभाषा क्या है, एकांक धनावेश को अनंत से लाने पर किया गया कार्य, तो कार्य की गणना करना पड़ेगा। तो कार्य की गणना कैसे करेंगे, क्योंकि कार्य की गणना के लिए हमारे पास सूत्र है बल गुणित विस्थापन। तो पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, बल ज्ञात करना पड़ेगा। इसीलिए बल ज्ञात करने के लिए इस प्रोसीजर को इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तब इसके लिए बिंदु O से x दूरी पर एक अन्य बिंदु A लेते हैं और इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 की परिकल्पना करते हैं। तब इस Q0 जो आवेश है उस पर लगने वाला जो बल होगा उसको हम इस सूत्र के द्वारा दे सकते हैं, F = 1/4πε0 के Q0 बटे x²। ये सूत्र कहाँ से आया, तो ये कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम आप पढ़े हैं और इसकी जो दिशा होगी OP की दिशा में होगी, अर्थात O से P की ओर, क्योंकि ये धनात्मक आवेश है। इसी में हम क्या करते हैं, Q0 ये भी धन आवेश है, परीक्षण आवेश है लेकिन धन आवेश है, तो ये क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, इसीलिए दिशा क्या होगी, O से P की ओर होगी। अब आगे यहाँ पर लेते हैं आवेश Q0 को B से A तक अल्प दूरी dx लाने में किया गया कार्य। आगे क्या करते हैं हम, इस Q0 आवेश है उसको अल्प दूरी dx, इतनी दूरी A से B तक लाते हैं। तब इस स्थिति में किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा, अल्प कार्य होगा। इसीलिए लिखते हैं dw बराबर 1 × -dx। माइनस क्यों नहीं है, तो कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। लेकिन यहाँ पर बल इस दिशा में लग रही है और विस्थापन विपरीत में करा रहे हैं, इसीलिए विस्थापन को माइनस ले लिया गया। फाइनली हमें dw बराबर मिलता है -f × dx। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, f का मान पहले से प्राप्त कर चुके हैं, इस मान को यहाँ पर रख देते हैं, तभी हमारा समीकरण 2 बन गया।
अब यहाँ पर हमने क्या किए हैं, अल्प विस्थापन के लिए कार्य की गणना की है, लेकिन हमें अल्प विस्थापन नहीं चाहिए, अनंत से बिंदु P तक के लिए कार्य की गणना करना है। अर्थात इसके लिए हम समाकलन करेंगे इसको, अल्प को जो सूत्र है उसमें। तब परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन करना है कहाँ से कहाँ तक, तो Q0 को कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से, तो लोअर लिमिट अनंत हो जाएगा, कहाँ तक ला रही है, P तक, तो P की दूरी वो से कितना है, R, तो अपर लिमिट क्या हो गया, R, और इस मान को यहाँ पर रख देते हैं, रख दिए। अब यहाँ पर देखते हैं अगर हम विस्थापन अनंत से यहाँ से लाते लाते लाएंगे तब परिवर्तन किस में होगा, x के मान में ही परिवर्तन होगा, x का मान ही वेरिएबल होगी, बाकी चीज़ों तो ज्यों को त्यों है। इसीलिए इस सूत्र में हम देखेंगे तब 1/4πε0 के Q0 कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बाहर कर दिए, अंदर में बचा क्या बचा, 1/x² dx। अब इसका एक निश्चित समाकलन करेंगे, तो इसको ज्यों को त्यों लिख दो। यहाँ पर जो इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन याद रखना, या समाकलन 11वीं कक्षा में जो पढ़ाया गया है उसके आधार से आप समाकलन करेंगे, तब ये समाकलन करने पर मिलता है 1/x² का माइनस 1/x। याद रखना 1/x² का समाकलन क्या होता है, माइनस 1/x। अब इसका चूंकि निश्चित समाकलन है तो एक बड़ा से ब्रैकेट में रखते हैं और लोअर लिमिट इन्फिनिटी डालते हैं और अपर लिमिट r डालते हैं। आगे इसको हल करेंगे तब इसको तो ज्यों को त्यों लिख देंगे। अब r को यहाँ पर x की जगह रखेंगे तो माइनस 1/r आ गया, सूत्र में यहाँ पर माइनस रहता है और ये पहले भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अनंत को रखेंगे तब 1/∞ आ जाएगी और इसका मान 0 हो गया। इन दोनों को गुणा करते हैं तब W का मान मिलता है 1/4πε0 के Q0/r। तो इस तरह से किया गया कार्य आया। अब जब कार्य मिल गया तब हम क्या कर सकते हैं, विभव की गणना कर सकते हैं, चूंकि हम क्या करते हैं, एकांक आवेश के लिए किया गया कार्य। तो आगे यहाँ पर देखते हैं, अतः बिंदु P पर जो विभव होगा V=W/Q0 से, तब यहाँ पर क्या करते हैं, जो W जो मान आया है यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, Q0 का भाग देंगे, तो Q0 का भाग देंगे तो Q0 कट जाएगा, तो फाइनली हमारा विभव के लिए सूत्र आ जाता है, वो सूत्र है यहाँ पर V=W/Q0 में हल करेंगे तब आएगा V=1/4πε0 के Q/r, और यही फाइनली सूत्र होता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, अर्थात विभव क्या होती है, r के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कंडीशन अप्लाई करते हैं, यदि y व निर्वात हो तो k का मान 1 हो जाता है, पराविद्युतांक 1 होता है, इसीलिए 1 रखेंगे तब ये ज्यों को त्यों मिलेगा 1/4πε0 Q/r। दूसरा लेते हैं, यदि p को अनंत पर हो, अर्थात अनंत पर कितना होगा विभव, तो r का मान इन्फिनिटी रखेंगे, तो इस सूत्र में रखेंगे तब v का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से V=0। तब यहाँ पर एक बात और मान सोचना है तुम लोगों को, क्या मान सोचना है, अगर कोई भी +Q आवेश है तब इसके चारों और अलग अलग बिंदुओं पर कुछ न कुछ विभव होगा। 0 शून्य कहाँ पर होगा, अनंत पर, अनंत पर V का मान 0 होगा, और इस अन्य बिंदु पर लेंगे तो V= क्या आएगा, 1/4πε0 के Q/r आएगा। तो इस तरह से कोई भी आवेश है उसके आसपास चाहे कितना दूर क्यों ना हो, कुछ न कुछ मात्रा में विभव रहेगा। शून्य कहाँ पर रहेगा, अनंत पर। तभी इस तरह से इस व्यंजक को आप ध्यान से देखेंगे तब आसानी से बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही।